नमस्कार दोस्तों, मैं अमर बहादुर पटेल आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ऐसा नहीं लगता कि जल्द ही क्लासेज अपने प्रॉपर वे में चलेंगे। तो ऐसे में जितने पढ़ने के स्रोत हैं सब ऑनलाइन कर दिए गए हैं। तो ऐसे में मैं आप लोगों के बीच बिल्डिंग मटेरियल लेके आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, जिस तरह से इंसान के जिस्म से उसकी सांसें जुड़ी है, उसी प्रकार एक सिविल इंजीनियर के लिए बिल्डिंग मटेरियल का ज्ञान होना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि एक मनुष्य के लिए उसकी सांसें। दोस्तों, हम कितना भी पढ़ लिख लें, हमारे पास कितना भी टेक्निकल नॉलेज क्यों ना हो जाए, जब तक हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल का अच्छा नॉलेज नहीं होगा, मटेरियल क्या है, किस मटेरियल की क्या कास्ट है, किस मटेरियल की कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ड्यूरेबिलिटी है, जब तक इस चीज़ का हमें पता नहीं होगा दोस्तों, हम तब तक उसका सही उपयोग करना नहीं सीख पाएंगे। तो आइए हम बिल्डिंग मटेरियल में इन्हीं सब चीज़ों को सीखते हैं और जानते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल में किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है और कितनी स्ट्रेंथ के पदार्थ का उपयोग किस जगह पे किया जाए कि हमें उससे मैक्सिमम ड्यूरेबिलिटी प्राप्त हो और वो हमारे लिए इकोनॉमिकल भी रहे। तो आइए दोस्तों, आज बिल्डिंग मटेरियल में हम पढ़ते हैं स्टोन मिनरल्स। तो पहले जानते हैं बिल्डिंग मटेरियल में मतलब जनरली क्या क्या आते हैं। बिल्डिंग मटेरियल में ब्रिक्स हो गया, बिल्डिंग मटेरियल में जैसे ब्रिक हो गया हमारा, सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, और इसी तरीके से हमारा सैंड हो गया, रेनफोर्समेंट हो गया, ग्लास हो गया और इसी तरीके से प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया और टाइल्स हो गया। ये दोस्तों ये हमारे बिल्डिंग अंतर्गत आने वाले पदार्थ हैं। तो आइए अब हम जानते हैं बिल्डिंग मटेरियल की एक जनरली हम इसे किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो आइए हम बिल्डिंग मटेरियल को परिभाषित करते हैं थोड़ा सा अपने शब्दों में। दोस्तों, बिल्डिंग मटेरियल नहीं, प्रकृति में विद्यमान वे पदार्थ। बिल्डिंग मटेरियल प्रकृति में विद्यमान वे पदार्थ जिनका उपयोग हम भवन बनाने में या कंस्ट्रक्शन वर्क में करते हैं, उन्हें हम बिल्डिंग मटेरियल में दोस्तों जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, सीमेंट हो गया, चूना हो गया, लकड़ी हो गया इत्यादि, ये सभी बिल्डिंग मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। तो जो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया था, आज हम लोग बिल्डिंग मटेरियल के इस चैप्टर में हम लोग रॉक मिनरल्स की बात करेंगे। रॉक मिनरल्स की बात करने से पहले हम जानते हैं स्टोन क्या होता है। दोस्तों, स्टोन जनरली जो स्टोन होता है वो हमें रॉक से प्राप्त होता है दोस्तों, और रॉक से राख को हम तोड़कर जो हम स्टोन प्राप्त करते हैं। तो आइए जानते हैं पहले स्टोन क्या है। पत्थर हमें चट्टानों से प्राप्त होता है दोस्तों, सही बात है। या सिविल इंजीनियरिंग में हमें विभिन्न प्रकार के पत्थरों का अध्ययन करते हैं, मतलब ये जो स्टोन है, पत्थर हमें चट्टानों से प्राप्त होता है। सिविल इंजीनियरिंग में हम विभिन्न प्रकार के पत्थरों का अध्ययन करते हैं, सही बात है, तथा उनकी सामर्थ्य के आधार पर ही उनका उपयोग निर्धारण करते हैं। दोस्तों, हम बिल्डिंग मटेरियल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पत्थरों का अध्ययन करेंगे तथा उनकी सामर्थ्य कितनी है, कितनी सामर्थ्य वो बियर कर सकते हैं, उनकी सामर्थ्य के आधार पर उनके उपयोग का निर्धारण करेंगे ताकि वो हमारे लिए हो और वो हमारे लिए इकोनॉमिकल भी हो और ड्यूरेबल भी हो। क्योंकि दोस्तों, जहाँ हमें कम सामर्थ्य के पत्थरों की आवश्यकता होगी वहाँ हम कम सामर्थ्य के पत्थरों का यूज करेंगे, और जहाँ हमें अधिक सामर्थ्य के पत्थरों की आवश्यकता होगी वहाँ हम अधिक सामर्थ्य के पत्थरों का उपयोग करेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो इकोनॉमिकल होगा। क्योंकि यदि आप सोचिए अगर इस जगह पे हमें कम स्ट्रेंथ का पत्थर यूज करना है, बट हमें पत्थरों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ पे हम महंगा पत्थर लाए और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे मतलब उसके ऊपर जो लोड आने वाला है वो कम ही है, बट हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लोड बियर करने वाले पत्थर का उपयोग करते हैं। तो इससे जो है मतलब वो पत्थर हमारा महंगा भी पड़ेगा और उसका हम पूरा उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिसकी सामर्थ्य जहाँ जैसी हो हमें उसका उपयोग वैसे ही करना चाहिए। इसलिए पत्थर का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले ही, रॉक मिनरल से मिलकर रॉक बनता है और रॉक से स्टोन बनता है दोस्तों। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि दोस्तों जो रॉक जो हमें पत्थर प्राप्त होता है वो हमें
राख से प्राप्त होता है। जो हमें पत्थर प्राप्त होता है वो राख से प्राप्त होता है, और राख जो है वो हमारा राख मिनरल से मिलकर बना होता है। तो आइए हम जानते हैं दोस्तों राख मिनरल्स क्या होते हैं। राख मिनरल्स के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो राख मिनरल्स वे मिनरल्स होते हैं जिनके जुड़ने से, राख मिनरल्स कुछ नहीं दोस्तों, वे मिनरल्स होते हैं जिनके जुड़ने से राख का फॉर्मेशन होता है, उन्हें हम राख मिनरल्स कहते हैं। अर्थात दोस्तों जो राख की मूलभूत इकाई है वो मिनरल्स है, क्योंकि किसी भी पदार्थ का निर्माण मूल इकाई से होता है। इसी प्रकार पत्थर की जो चट्टान है उसकी मूल इकाई जो है वो मिनरल्स हैं। हमारा जो भी चट्टान हमारा बनता है वो मिनरल से मिलकर बनता है। इसलिए हम यदि मिनरलों का अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो जो चट्टान है उसको हमें समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। इसलिए आइए दोस्तों हम जानते हैं राख मिनरल्स के आधार पर चट्टानों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम राख मिनरल्स के आधार पर चट्टानों को बांटने की बात करें तो हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं, मोनो मिनरलिक राख और पॉली मिनरलिक राख। तो दोस्तों आइए जानते हैं मोनो मिनरलिक राख और पॉली मिनरलिक राख में क्या अंतर है। दोस्तों ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण हम केवल एक ही मिनरल से होता है, मतलब ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण केवल एक ही मिनरल से होता है कहते हैं। मोनो मिनरलिक राख मतलब दोस्तों एक, मोनो मतलब एक, सिंगल। ऐसी चट्टान जिनका निर्माण केवल सिंगल मतलब एक मिनरल से होकर मतलब मिलकर होता है उसे हम मोनो मिनरलिक राख कहते हैं। जैसे प्योर जिप्सम, जो प्योर जिप्सम की जो चट्टान है उसमें उसका जो निर्माण हुआ है वो जिप्सम मतलब एक मिनरल है जिप्सम से ही हुआ है। मैग्नेसाइट हो गया और प्योर लाइमस्टोन हो गया और प्योर सैंडस्टोन हो गया, ये जो होते हैं वो मतलब मोनो मिनरलिक राख हैं। इनमें जो मिनरल्स होता है वो सिर्फ एक मिनरल्स पाया जाता है, एक के अलावा दूसरा नहीं। अब हम बात करते हैं दोस्तों पॉली मिनरलिक राख। ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण दो या दो से अधिक मिनरल के मिलने से होता है, पॉली मिनरलिक राख कहलाती है। दोस्तों पॉली मतलब POLY, पॉली मतलब एक से अधिक दोस्तों। तो जहाँ पे पॉली मतलब मल्टीपल मतलब एक से अधिक, ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण एक से अधिक मिनरल से होता है उन्हें हम पॉली मिनरलिक राख कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात अगर करें ग्रेनाइट की, ग्रेनाइट जो है वो 3 मिनरल से मिलकर बना हुआ है, माइका हो गया, फेल्सपार हो गया, क्वार्टज हो गया। इसी तरीके से दोस्तों यदि हम बेसाल्ट की बात करें तो बेसाल्ट में भी 3 मिनरल हैं। पहला तो फेल्सपार हो गया, फिर आयरन हो गया, फिर मैग्नीशिया हो गया। तो ये दोस्तों ये हुए हमारे पॉली मिनरलिक राख। आइए दोस्तों कुछ और मिनरल के बारे में जानते हैं जिनसे मिलकर विभिन्न प्रकार के चट्टानों का निर्माण होता है। आगे के लेक्चर में हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे हमें इनकी एक एक क्रियाविधि के बारे में नॉलेज हो, जिससे हम चट्टानों के बिहेवियर और पत्थरों के बिहेवियर को अच्छे से समझ सकें। तो आइए आज हम सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मिनरल्स में दोस्तों जैसे हमारा माइका हो गया, एम्फीबोल हो गया, एगाइट हो गया, क्वार्टज हो गया, इसी तरीके से हमारा सरपेंटाइन हो गया, ओलिवीन हो गया, फेल्सपार हो गया, क्लोराइड हो गया। और अगर हम बात करें तो हमारा आता है मैग्नेसाइट हो गया, कैल्साइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, फ्लोराइट हो गया, और दोस्तों हमारा एपेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, और हमारा आता है जिप्सम। तो दोस्तों इस तरीके से हम मिनरल्स के बारे में आज पढ़े। आने वाले लेक्चर में हम आपको जो भी चट्टानें जो भी मतलब पत्थरों का निर्माण, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दो आग्नेय चट्टान से हुआ है और इग्नियस राख, मेटामॉर्फिक राख और सेडिमेंट्री राख से हुआ है। तो आगे के लेक्चरों में हम जानेंगे कि इग्नियस राख जो होती हैं उनमें कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, और सेडिमेंट्री जो राख है उसमें कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, और जो मेटामॉर्फिक राख है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनमें कौन से मिनरल पाए जाते हैं। इस तरह से हम डिटेल अध्ययन करेंगे आने वाले लेक्चरों में। दोस्तों ये मेरा पहला लेक्चर था, आप लोग बताइएगा जी आपको कैसा लगा। हालांकि दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो दोस्तों ये हमारा हुआ, इस तरह से आप लोगों के बीच में बिल्डिंग मटेरियल को लेकर आता रहूँगा। आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप खुद सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कोरोना का माहौल चल रहा है, तो ऐसे में सावधानी बरतना बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों।